नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवेद हिमालय क्लासेस में। आज की वीडियो में संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और आप लोगों को संविधान की जितनी भी क्लासेस थी सभी हमने आपको करा दी हैं, लेकिन अब आप लोगों की तरफ से मांग थी कि सर रिवीजन भी करा दीजिए संविधान का। तो संविधान का जो रिवीजन क्लासेस हैं वो प्रारंभ हो चुकी हैं, तो आप लोग इसी तरीके से तैयारी करते रहिए और जितनी भी क्लासेस आपकी रिवीजन क्लासेस चलें तो उन सभी क्लासेसों को आप पढ़ते रहें और कॉपी पेन लेकर बैठा करें। जब भी आप क्लास पढ़ें तो सभी बिंदुओं को नोट करते रहा करें। तो पहला क्वेश्चन आज का देखिए, पहला क्वेश्चन है और आप लोग कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या है, बी.एन. राव। क्या है, बी.एन. राव सही आंसर है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार अगर आपसे पूछे जाएं, आप जब भी परीक्षा देने जाएं तो आपसे अगर पूछा जाए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है तो आपको इसका सही आंसर लगाना है बी.एन. राव। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, बी.एन. राव होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है। भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है, तो जनता में। किसमें, जनता में निहित होती है, क्योंकि भारत एक ऐसा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो लोकतंत्रात्मक जो गणराज्य होता है उसमें जो पावर होती है वो किसके पास होती है, तो जनता के पास पावर होती है। तो भारत शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है, तो जनता की। अगर कानून व्यवस्था की जो सर्वोच्च जो शक्ति प्राप्त होती है वो किसको, सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त होती है। बात सुना गई। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो 25 वर्ष का होना जरूरी है। और मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष। और प्रधान बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 21 वर्ष। ये क्वेश्चन NMMS का एग्ज़ाम 2023-24 का हुआ था, उसमें पूछा भी गया था। अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 बताना है कि राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 356 में। किसमें, 356। और 356 जो अनुच्छेद है वह किस भाग के अंतर्गत आता है, 356 अनुच्छेद है वो किस भाग के अंतर्गत आता है। संविधान में टोटल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। और पूछा जाता है कि आपात उपबंध का उल्लेख किस भाग में है, तो भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में बताया गया। तो आपात उपबंध की जो प्रावधान है किस देश से लिया गया, कहाँ से, जर्मनी से। कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से आपात उपबंध की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन जैसे इस प्रकार बन जाए कि आपात उपबंध का प्रावधान कब से किस आर्टिकल तक है, तो 352 से 360 तक। 352 से 360 तक क्या है कि आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। 352 में क्या है, 352 में राष्ट्रीय आपात है, 352 में राष्ट्रीय आपात। 360 में क्या है, वित्तीय आपात है। 356 में क्या है, तो 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति शासन लगाने की जो पावर होती है वो किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। तो आपात उपबंध किसमें, भाग 18 में। आपात उपबंध का प्रावधान किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो 352 से 360 तक है। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में, आर्टिकल 76 में। किसमें, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया। तो राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किसमें है, तो आर्टिकल 52 में है। राज्यपाल का पद का जो उल्लेख है वो किस आर्टिकल में है, 153 में। तो 153 में राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। और आर्टिकल 76 में बताया गया है महान्यायवादी के पद के बारे में उल्लेख किया गया है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखिए और इसका प्रश्न का जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो कितना होता है, 6 वर्ष। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। अब राज्यसभा क्या है, राज्यसभा स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा स्थायी सदन है, इसको अपर हाउस भी कहते हैं और उच्च हाउस भी कहते हैं या उच्च सदन भी कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई, सही। अब जैसे
सदन दो होते हैं, कौन कौन सा? एक लोकसभा होता है, लोकसभा, और एक होती है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। और लोकसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई। लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं, लोअर हाउस भी कहते हैं, और इसको अपर हाउस या उच्च सदन भी कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किया है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि संविधान सभा का गठन किस मिशन द्वारा किया गया था? संविधान सभा का गठन जो किया गया था वह किस मिशन द्वारा? तो कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन था? कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। और कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 1946 को। कब? 1946 को। कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे? तो कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। कौन कौन से थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड पैटी लॉरेंस थे, मे भी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे, ब्रिटेन से आए थे, ये कैबिनेट मंत्री थे, तभी इस मिशन का नाम रखा गया कैबिनेट मिशन। क्या ये सभी कहते कैबिनेट मंत्री थे, इसी कारण इस मिशन का नाम रखा गया कैबिनेट मिशन। अब पूछा जाता है कि ये मिशन भेजा किसने था? ये मिशन भेजा किसने था? तो लेबर पार्टी के जो ब्रिटेन में पीएम बने थे, कौन सी पार्टी के? लेबर पार्टी के जो पीएम बने थे, जिनका नाम था क्लीमेंट इटली। क्या नाम था? क्लीमेंट इटली था, जिन्होंने भारत में संविधान सभा के गठन के लिए एक मिशन भेजा था जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, जो 3 सदस्य आए थे वो कैबिनेट मिशन कहा गया, और उस कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान सभा का गठन किया गया था। और कब किया गया था? 1946 में। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगले में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 9 है कि संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया, और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति मिल गई थी। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। और उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। इतनी बात समझ आ गई। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है, प्रश्न नंबर 10 में प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर पूछे जाए तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कौन? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर 7 सदस्य थे, और वैसे कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। अगर अध्यक्ष को छोड़ के पूछा जाए तो 6 सदस्य थे। अगर सीधे पूछा जाए प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे तो 7 सदस्य थे, और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। पूछा था इसमें कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? 284 सदस्य इस सभा में उपस्थित हुए थे। और द्वितीय बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक हुई थी। इन प्रश्नों को भी थोड़ा जान लीजिए कि जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इस मीटिंग के अध्यक्ष कौन थे? जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था? सच्चिदानंद सिन्हा था, और जो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। तो जो अस्थाई अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको मतलब हटाया भी जा सकता था। अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए। और स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए फिर द्वितीय बैठक के तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी होती है। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी होती है? 18 वर्ष। कितनी? 18 वर्ष होती है। और प्रधान बनने के लिए 21 वर्ष होती है, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होती है, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होती है, और प्रधान बनने के लिए जो आयु होती है वो 21 वर्ष होती है। बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 13 देखना है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी होती है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। कितनी? 15 होती है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। इतनी बात समझ आ गई। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। अब पूछा जाता है कि संविधान सभा में सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे। संविधान सभा पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। और संविधान सभा पर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे? कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे? तो 8 महिलाओं ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन संविधान सभा में महिलाएं थीं कितनी? तो 15 महिलाएं थीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31। कितनी? 31 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी? 80। तो इन बातों को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और विधानसभा यूपी में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 403 है। कितनी? 403 है। लोकसभा की 80 है और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 15। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। जितने भी आप लोगों को हम बिंदु बता रहे हैं, जितने भी आप लोगों को प्रश्न बता रहे हैं, तो एक प्रश्न से संबंधित जितने भी आप लोगों को पॉइंट बता रहे, सभी बिंदुओं को आप लोग नोट करते रहिए। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी बिंदुओं को आप लोग लिखते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। आपसे पूछा जाए शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है। शिक्षा का अधिकार जो है वो किस आर्टिकल में है? तो शिक्षा का जो अधिकार है आर्टिकल 21 के ए में, या 21 का कहें या 21 का ए कहें। कौन सा? आर्टिकल 21 ए में क्या कहा गया? शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया। पूछा जाए इसको जोड़ा कब गया था। 21 ए को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था या ऐड किया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2003 को हुआ था, जिसके तहत शिक्षा के अधिकार को या निश्चितता के अधिकार को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो बात समझ आ गई? सही। क्वेश्चन अगला देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में भाग 3 में किसका उल्लेख है। भाग 3 में किसका उल्लेख है? तो मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में। आर्टिकल पूछे जाए तो 12 से 35 तक, 12 से 35 तक अनुच्छेदों के बारे में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। अगर आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन किया जाता है किसी के द्वारा, तो उसकी जो संरक्षक होगा वो कौन होगा? तो सुप्रीम कोर्ट होगा। कौन? सुप्रीम कोर्ट होगा। कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिए वह दंड भी दे सकता है। दंडीय प्रावधान की व्यवस्था भी की गई है। और DPSP अगर आपसे पूछे जाए, जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो 4 भाग में। कौन से भाग में है? तो भाग 4 में है। और नागरिकता का उल्लेख किस में है? भाग 2 में। नागरिकता का उल्लेख किस में? भाग 2 में है। अगर आपसे पूछा जाए कि संघ का उल्लेख किस भाग में है, तो संघ के बारे में 5 भाग में बताया गया है। राज्य का उल्लेख किस भाग में है? 6 में बताया गया है। पहला भाग क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। किस भाग में? भाग फर्स्ट में बताया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाग 17 में किसके बारे में बताया गया? भाग 17 में राजभाषा के बारे में बताया गया। किसके? राजभाषा के बारे में बताया गया। 18 भाग में क्या बताया गया? तो 18 भाग में आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है। भाग 15 में क्या बताया गया? निर्वाचन के बारे में। भाग 15 में किसका उल्लेख किया गया? निर्वाचन के बारे में बताया गया। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई है। आप लोग बताइए अच्छा कि भाग 20 में क्या है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भाग 20 में क्या बताया गया। और संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। तो भाग 20 में किसका उल्लेख किया गया, आप लोगों को कमेंट करना है। क्वेश्चन अगला है। क्वेश्चन अगले में पूछा गया है कि
क्वेश्चन नंबर जैसे 18 है, 18 में पूछा गया कि संविधान में अनुसूची कितनी है। संविधान में कितनी अनुसूची है, तो 12 अनुसूची हैं। और पहले कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 अनुसूची थी। निम्न संविधान संशोधन हुए हैं, समय समय पर संविधान संशोधन हुए हैं, तो उसके आधार पे जो सूचियों की अनुसूचियों की संख्या अब कितनी हो गई, वर्तमान में 12 हो गई। पहले कितनी थी, 8 थी। इस प्रश्न को भी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग देखिए और इसका प्रश्न बताइए, आंसर बताइए। दल बदल का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो दल बदल का जो उल्लेख है अनुसूची 10 में है। किसमें, दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची है, 10 है। अनुसूची 12 में किसका उल्लेख है, तो नगर पालिका के बारे में बताया गया। अनुसूची 11 में किसका उल्लेख, पंचायत के बारे में बताया गया। किसके, पंचायत के बारे में उल्लेख किया गया है। और अनुसूची 8 में किसके बारे में बताया गया, भाषाओं के बारे में बताया गया। अनुसूची 9 में किसके बारे में बताया, संपत्ति अधिकरण के बारे में बताया गया। तो इतनी बात समझ आ गई। और जो अनुसूची 7 है, केंद्र एवं राज्यों की भी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। केंद्र एवं राज्य की भी शक्तियों का प्रावधान किया गया है। इतनी बात समझ आ गई। और इस तरीके से सभी हम बिंदुओं को, सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से अध्ययन करते रहेंगे। तो आप लोग इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारी वीडियो के माध्यम से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है कि मौलिक अधिकार कितने हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं, तो मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं, तो 6 हैं। पहले कितने थे, 7 थे। कितने थे, 7। तो 7वां मौलिक अधिकार कब समाप्त किया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो 7वां मौलिक अधिकार था उसको समाप्त करके उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कानूनी अधिकार को किस आर्टिकल में रखा गया है, तो 301 के आर्टिकल में रखा गया और भाग कौन से, 12 में सम्मिलित किया गया है। तो जो 7वां मौलिक अधिकार था, 7वां मौलिक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, जो अब भाग 12 में सम्मिलित है और आर्टिकल 300 के ए में शामिल किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से आर्टिकल हटाए गए थे, तो आर्टिकल कौन सा था, 31। कौन सा, आर्टिकल 31 को समाप्त किया गया था और 19 के एफ को भी समाप्त किया गया था। कौन से, 19 के जी, इसको समाप्त कर दिया गया था। तो आज वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। तो बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर अगले में पूछा गया 21 में, क्वेश्चन नंबर 21 है जिससे पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो मौलिक कर्तव्य का पूछा जाए भाग कौन सा है, तो भाग 4 का में बताया गया है कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। और मौलिक कर्तव्यों का अनुच्छेद कौन सा है, 51 है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो 51 के ए में हैं। और एक बात ये भी ध्यान रखो, आप लोगों को ध्यान रखना है कि मौलिक जो कर्तव्य थे मूल संविधान में कितने थे, तो मूल संविधान में 0 थे। कितने थे, मूल संविधान में 0 थे। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, जिसके तहत मूल कर्तव्यों को, कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। और मूल कर्तव्य जो जोड़े गए थे वो किस समिति के द्वारा, तब सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं। और 11वां मूल कर्तव्य कौन सा था, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार में क्या गया है, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। किस कर्तव्य बताइएगा, तो 11वां जो कर्तव्य था 86वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इसे जोड़ा गया था। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब आप लोग अगला प्रश्न देखना है। प्रश्न अगला है कि 22 नंबर प्रश्न, उच्च सदन किसे कहा जाता है, तो उच्च सदन किसे, राज्यसभा को, और स्थायी सदन भी इसे कहा जाता है, अपर हाउस भी कहा जाता है, निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर शब्द लग जाए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को बताना है आर्टिकल 32 को। कौन सा, आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन अगर वैसे ही पूछा जाए संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा प्रस्तावना। बात समझा गई, सही। आप लोग अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, दिल्ली में। और संसद भवन कहाँ बना है, तो दिल्ली में बना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग से सम्मिलित हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग से सम्मिलित हैं, तो भाग 4 में है। और आर्टिकल पूछा जाए 36 से 51 तक संविधान
के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में उल्लेख किया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण क्यों किया गया, तो राज्य के लोगों के कल्याण के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण संविधान में किया गया। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए कहाँ से गए हैं, तो आयरलैंड, किस देश से, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर अगले में पूछा गया है 26 नंबर, देखिए कि राज्य के, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सुप्रीम कोर्ट कितनी रिटें जारी करने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट के पास कितनी रिटें जारी करने की शक्ति है, तो 5 रिटें जारी करने की शक्ति है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट को 5 रिटें जारी करने की शक्ति दी गई है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि संसद के कितने शस्त्र होते हैं। संसद के कितने शस्त्र होते हैं, 3 शस्त्र होते हैं। एक बजट शस्त्र होता है, मानसून शस्त्र होता है, शीतकालीन शस्त्र होता है। संसद के कितने शस्त्र होते हैं, 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, रूस से, जिसको USSR भी कहा जाता है। रूस को USSR भी कहता है। कभी कभी परीक्षा में रूस ऑप्शन नहीं होता तो USSR आता है, तो इसका सही आंसर है कि ये USSR भी सही आंसर है और रूस भी इसका सही आंसर है। सोवियत संघ भी अगर कहीं पे मिल जाए तो सोवियत संघ भी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है मौलिक कर्तव्यों को किस समिति के द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति के द्वारा जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है। मूल अधिकारों या मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 के तहत मूल अधिकारों का जो संरक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट होता है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, अमेरिका से। और पूछा जाता है भारत के संविधान में कितने देशों का सहयोग लिया गया है, तो 60 देशों का सहयोग लिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और सभी प्रश्न आप लोगों ने नोट किए होंगे। इसी प्रकार आप लोग तैयारी करते रहिए, अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिए और आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसके माध्यम से आप लोगों को अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा या जैसे जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, आवासीय विद्यालय से संबंधित परीक्षाएँ या छात्रवृत्ति से संबंधित परीक्षाएँ, उनके टेस्ट भी कराए जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।